नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार पर। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेट फर्स्ट वीडियो। फ्रेंड्स, मैं आपको हर सेट में हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराने वाला हूं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। शुरू करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता में अन्नागारों का क्या महत्व था। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैंने आपको पहले से ही सिंधु सभ्यता के बारे में ऑलरेडी अच्छे खासे कंसेप्ट दे रखे हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि जो वहाँ का अन्नागार था उनका क्या महत्व था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो जो आपका नाम आता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे विशाल स्नानागार भी है। और ये जो अन्नागार की बात की जा रही है, मोहनजोदड़ो का अन्नागार सर्वाधिक क्या था, लोकप्रिय था, मतलब एक तरह से फेमस था। तो बात कर ले, हम लोग कहता है कि सिंधु सभ्यता के अन्नागारों का विशेष महत्व था। क्या था कि अतिरिक्त उत्पादन का संचय किया जाता था। अन्नागार कहने का मतलब होता है कि जहाँ पे अन्न का भंडारण किया जाता है, अन्न को रखा जाता है। तो कहता है कि सिंधु सभ्यता के अन्नागारों का विशेष महत्व था। क्या था, तो अतिरिक्त उत्पादन का संचय किया जाता था, जो हो जाता था उत्पादन। अनाज सुरक्षित रखे जाते थे। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सबसे बड़ा था, अभी मैंने आपको बताया। और याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार भी था, स्नानागार कुंड, वो भी सबसे ज़्यादा विशाल था। तो बात कर ले यहाँ पे अन्नागार की, तो मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार था वो सबसे बड़ा था। यह व्यापार वाणिज्य का केंद्र भी था जी, यहाँ से व्यापार भी किया जाता था। कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो के अन्नागार से। ध्यान रखिएगा, संभवतः अकाल एवं भूखमरी के समय में अन्नागार में संचित अनाज को उपयोग किया जाता था। मतलब कि जैसे वहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया था कि सिंधु सभ्यता का पतन का जो हर लोग जो है ना अपना अपना अलग मत देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक मत ये भी था कि ऐसा हुआ होगा कि सिंधु सभ्यता में बाढ़ आया होगा, अकाल आया होगा, भूखमरी आई होगी, जिसके कारण मतलब प्राकृतिक आपदा के कारण भी क्या हुआ होगा, वहाँ का जीवन विनाश हो गया, वहाँ का जो सभ्यता था वो नष्ट हो गया। तो बात कर ले तो कहता है कि संभवतः अकाल एवं भूखमरी के समय अन्नागार में संचित अनाज का उपयोग किया जाता रहा होगा, ऐसा माना जाता है। वर्तमान गोडाउन के समान मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार था, जो विदेशी व्यापार का साधन भी था। मतलब कि वहाँ से विदेशी व्यापार भी किए जाते थे मोहनजोदड़ो के अन्नागार से। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने आपको बताया था कि सिंधु सभ्यता जो थी वो सिंधु घाटी में फैली हुई थी, जिसके कारण इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा था। ध्यान रखिएगा। और ऐसे भी जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कह लीजिए, इसका कार्यकाल एक निर्धारित किया गया था C14 के द्वारा, यानी कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, और ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ में था, सिंधु सभ्यता में, तो मोहनजोदड़ो। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। केवल हम लोग को एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ी थोड़ी कंसेप्ट के साथ बता रहा हूँ, ताकि आपका ज़्यादा समय भी ना लगे और आपके पास कंसेप्ट भी आ जाए, क्वेश्चन को हम लोग टच भी कर लें। क्वेश्चन 2 हमारा कहता है कि हड़प्पा लिपि के विषय में आप क्या जानते हैं। अब हड़प्पा में जब सभ्यता हुई थी तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो लिपि भी रही होगी, तो लिपि के बारे में बात की जा रही है। सबसे पहले मैंने आपको अभिलेख के बारे में पिछले वीडियोज में बहुत अच्छे खासी जानकारी दे रखी थी कि अभिलेख क्या कहते हैं, व्हाट इज इंस्क्रिप्शन। अभिलेख रिटेन था, मतलब राजा महाराजा खुदवा कर लिखवाते थे, तो उसी को अभिलेख कहा जाता था। तो भैया बात करते हैं लिपि की, तो लिपि का मतलब ही तो हुआ ना कि लिखा हुआ वहाँ पे होगा कहीं, तभी ना हम लोग को पता चला कि हड़प्पा में लिपि भी क्या था। तो यहाँ कहता है कि हड़प्पा लिपि के विषय में आप क्या जानते हैं, समझिएगा अच्छे से, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ। तो कहता है कि हड़प्पाई स्थलों का उत्खनन में बड़ी संख्या में लिपिबद्ध मोहरें मिली हैं। बिल्कुल, मोहरें मिली हैं, मोहर वहाँ पे मिला है, मोहर मतलब समझते हैं ना, सिक्का मोहरे। बिल्कुल, कैसे कहता है, फिल्म में देखते होंगे आप लोग, तो उसमें कहता है फिल्म में कि ये मोहरे प्रदान किया जाए, इतने सिक्के प्रदान किए जाएं, तो वही यहाँ पे मोहरे कह रहा है। तो कहता है कि मोहरों पर छोटे छोटे क्या होते थे, अभिलेख खुदे हुए थे। अभिलेख कहने का मतलब कुछ राजा महाराजा का आदेश, जो फरमान जारी किया जाता था, वो लिखा हुआ रहता था, खुदे हुआ रहता था। पहले कलम कॉपी नहीं था, तो क्या करते थे लोग, खुदवाते ही होंगे कोई भी चीज़ को। जिस तरह से जांता में क्या होता है, जांता में हम लोग जांता दराते हैं ना, उसी तरह से जिसमें हम लोग दाल को दरते हैं, तो उसी तरह से वहाँ पर खुदवाया जाता था, एक रिटेन डॉक्यूमेंट समझिए हो जाता था। कहा जाता है कि मुहरे जारी करने वाले व्यक्ति के यह नाम और पद की ओर इंगित होता है। लिपि का वास्तविक स्वरूप आज भी स्पष्ट नहीं है। कुछ विज्ञानों ने इसे पढ़ने का प्रयास किया है, विज्ञान कहिए, विद्वान कहिए, जो भी कहिए, कुछ इसे संस्कृत अथवा द्रविड़ भाषा पर आधारित मानते हैं। ब्राह्मणी लिपि से भी इसको तुलना की जाती है, परंतु इस संबंध में मतलब अंतिम निर्णय आना बाकी है। अक्षरों को चित्रों अथवा अभी चिन्हों में दर्शाया गया है। अनुमानतः अक्षरों की संख्या 400 थी। मतलब कहा जाता है कि पता नहीं चल पाया लोगों को
लोगों ने देखा तो है कि यहाँ पे कोई ना कोई लिपि लिखा हुआ है, लेकिन लोगों को पता नहीं चल पाया है कि कौन सी लिपि लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है। लोग एक अनुमान लगा रहे हैं, जिस तरह से कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा C14 के द्वारा लोगों ने एक अनुमान लगाया कि हड़प्पा काल रही होगी 1700 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व, जो भी आप बोलिए। तो मतलब एक तरह से इस तरह से अनुमान लगाया। वही यहाँ पे कहता है कि ये लोग भी क्या करें कि लिपि के बारे में, जो स्क्रिप्ट के बारे में था, ये लोगों ने भी क्या लगाया, अनुमान ही लगाया। एक आधारित माना जाता है कि यहाँ पे कौन कौन सी लिपियाँ हुई होंगी। द्रविड़ भाषा भी होगा, संस्कृत भी मानते हैं, ब्राह्मी लिपि भी मानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है कि मगध के उत्कर्ष के कारणों की विवेचना करें। अब भैया मगध जो बात आती है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे यहाँ अभी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। अभी इन 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, जनवरी 2021 की। तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे यहाँ। तो उसी तरह से 6ठी शताब्दी में क्या होता था कि 6ठी शताब्दी में महाजनपद हुआ करते थे। तो उसी में से आपका जो एक मगध था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद में आपका आता था, महाजनपद। अब महाजनपद के बारे में आप जान लीजिए कि महाजनपद होता क्या है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में कि महाजनपद से आप क्या समझते हैं। तो याद रखिएगा, ये सब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे बात की जाए मगध के बारे में, मगध के उत्कर्ष के कारणों की विवेचना करना है। तो देखिए हमारा आंसर क्या करता है, जो यहाँ पे रिटन डॉक्यूमेंट्स है वो क्या कहता है कि 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद है। बिल्कुल, जो आपके एग्जामिनेशन में देखिए अभी यहाँ पे 16 महाजनपदों का नाम नहीं लिखने के लिए आएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है शॉर्ट में। अगर यही लॉन्ग में पूछ दे तो आपको 16 महाजनपदों का नाम लिखने के लिए आ जाएगा, 16 का 16 लिखना पड़ेगा। और लेकिन यही 2 मार्क्स में पूछे तो केवल आपको 4 पूछेगा। कितना पूछेगा? 4 पूछेगा। 4 महाजनपद जो भी आप बता दीजिए। तो जो आपका फेमस है जैसे वज्जी हो गया, मगध, कौशल, कुरु, गंधार, अवंती, तो ये सब आप लोग बता दीजिएगा, लिख दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो 16 महाजनपदों में मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इसके उत्कर्ष के अनेक कारण थे, जैसे मगध की भौगोलिक स्थिति जो पहाड़ों, नदियों से घिरा था। मगध की आर्थिक संपन्नता भी थी, मतलब यहाँ पर इकोनॉमिकल एक्टिविटी, इकोनॉमिकल कंडीशन भी क्या था, मगध में बहुत अच्छा था, मतलब लाजवाब सा चल रहा था। इसके लिए खनिजों की पर्याप्तता एवं उर्वर कृषि भूमि का उपलब्ध होना था, जो कि यहाँ में था। मगध में क्या था? मगध महाजनपद हमारे यहाँ के कहा जाता है, बिहार को ही ना, ध्यान रखिएगा। मगध का सैन्य संगठन भी परंपरा एवं मजबूत योगदान की महत्वपूर्ण कारण थे। मगध में क्या था? सैनिक का जो संगठन था, परंपरा यहाँ का था, यहाँ का जो योगदान था लोगों का, ये क्या था? वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तभी जब हर चीज़ से आप परिपूर्ण रहिएगा तभी तो आप शक्तिशाली कहलाइएगा। जैसे बात कर ले अगर देशों की, तो अभी अमेरिका क्यों शक्तिशाली क्यों कहलाता है? हर चीज़ से क्या है, वो परिपूर्ण है। उस पर लोगों को हमला करने के लिए भी क्या करना पड़ता है? सोचना पड़ता है। अमेरिका किसी पे हमला कर देगा? आए दिन आप लोग सुनते होंगे कि इराक पे अमेरिका ने हमला कर दिया, तो वो हमला कर सकता है क्योंकि वो शक्तिशाली है। तो यहीं पे बात की जा रही है, शक्तिशाली होने के लिए हर तरह से क्या होना चाहिए? आपको स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब आपको मास्टर बनना है, तो मास्टर बनने के लिए आप किसी एक चीज़ में भी कर सकते हो, और तो मतलब जिस चीज़ में कीजिए तो उसमें आप पूरे ज्ञाता बनिए, मतलब भगवान बन जाइए उस क्षेत्र का। तो यहाँ पर मगध की बात करें तो मगध में सैन्य संगठन, यहाँ की परंपरा और यहाँ मजबूत योगदान भी था, महत्वपूर्ण कारण था ये। इसके अतिरिक्त नदियों के होने से आवागमन एवं यातायात की सुविधा भी वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा दिया। मतलब यहाँ पे मतलब नदी के कारण लोगों का पहले तो व्यापार होगा, जहाँ पे व्यापार होगा वहाँ का मतलब सभ्यता विकास करेगा ही करेगा, क्योंकि लोगों को नौकरी मिलती है, वहाँ पे आमदनी होती है, लोगों को एक तरह से लोगों में जागरूकता होती है। अब चले जाइए आप हमारे ही बिहार में कुछ पिछड़े गांवों में, जहाँ पे ना तो गली की सुविधा ना ही कुछ रोड की सुविधा नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है, लोगों का विकास कर पाना बहुत ही मुश्किल हो पाता है। तो वहीं यहाँ पे बात की जा रही है कि मगध में क्या था कि मगध में नदियों भी बहुत नदियाँ भी थी, आवागमन के लिए यातायात की सुविधा भी था, जिसके कारण वहाँ पे व्यापार को बढ़ावा दिया गया और इससे जो मगध था वो शक्तिशाली जनपद बना। तो 2 मार्क्स में अगर आएगा साथियों तो इतना आप लिख दीजिएगा, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगर आपने अलग से भी कुछ याद किया तो वो भी आप लिख सकते हैं। देखिए बात की जाती है महाभारत पर 50 शब्दों में परिचय दें, आप कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि यही लिखिए, आप लिखिए ना पूरा यही लिखिए कि महाभारत जो है वो प्राचीन भारत का सबसे विशाल महाकाव्य माना जाता है। बिल्कुल एक बात हो गया। लिखिए कि इसके लेखक आपके कौन है? वेद व्यास हैं। लिखिए कि महाभारत जो था वो इसमें कौरव पांडवों के बारे में चर्चा कर दीजिए कि महाभारत में 8 तरह के विवाहों की चर्चा की गई है, ये सब भी बताइए। उसके बाद आप जो आपको याद है ना वो सब आप लिखते जाइए। तो यहाँ पे कहता है कि महाभारत को प्राचीन भारत का सबसे विशाल महाकाव्य माना जाता है। मैं कहता हूँ कि एक भी क्वेश्चन को याद मत कीजिए, याद केवल वहीं कीजिए जहाँ पर आपका ईस्वी आता है। जैसे ईस्वी जहाँ पर आ जाए उसको याद कीजिए केवल। तो यहाँ पर कहता है कि इसमें पांडवों कौरवों वंश के बीच युद्धों का विस्तृत एवं विशद विवरण दिया गया है।
है, यह भारतीय इतिहास का साहित्यिक स्रोत भी माना जाता है। साहित्यिक स्रोत के बारे में मैंने बताया था, मतलब एक तरह से धार्मिक स्रोत होता है जिसे लिटरेसी आप कहते हो, लिटरेसी। और एक होता है पुरातात्विक स्रोत, आर्कोलॉजिकल, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। आपके एग्जामिनेशन में पुरातात्विक स्रोत बार बार पूछा जाता है। मैंने बहुत बार देखा है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कोलॉजिकल सोर्स के बारे में पूछा गया है। और यहाँ पे बात की जा रही है साहित्यिक स्रोत की, लिटरेसी, जो कि धार्मिक भी होता है और धर्मनिरपेक्ष भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला, या तो आपके एग्जामिनेशन में 16 महाजनपद के नाम पूछ सकते हैं, या तो आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकता है अकबर के 9 रत्नों के नाम। तो 5 मार्क्स का रहेगा तो 9 रत्नों का नाम पूछेगा। अगर 2 मार्क्स में पूछेगा तो आपको 4 नवरत्नों के नाम पूछेंगे। तो आप सिंपल सा टोडरमल का नाम जानते ही होंगे, टोडरमल का नाम ले लीजिएगा। और किनका किनका नाम जानते हैं, जिनका नाम दीजिए। अकबर क्या था, अकबर के बारे में जान लीजिए। अकबर इस्लाम का एक महान शासक था, मतलब अकबर एक महान शासक था जो इस्लाम धर्म को अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता था, मतलब इस्लाम था। तो ध्यान रखिएगा, ये भी आपको अकबर के बारे में इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन पूछता है। तो अकबर के निम्नलिखित नवरत्न थे अब्दुल रहीम खाने खाना, हकीम हुमामा, मुल्ला दो प्याजा। जो आपको याद है रहे ना, जो याद रहे वही लिखिएगा, ऐसा नहीं कि जो मैंने बताया आपको वो लिखना जरूरी है। मतलब आपके एग्जामिनेशन में 4 भी पूछ सकता है ना, मैंने तो 9 था, 9 रत्न था तो मैंने 9 के बारे में बताया। अबुल फजल, फैजी, तानसेन, यहाँ पे तानसेन होगा, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, बीरबल। तो मुझे तो सिंपल यही लगता है कि अबुल फजल याद रहेगा हम लोग को, राजा मानसिंह, तानसेन और राजा टोडरमल और बीरबल, ये सब हम लोग को याद रहेगा। तो आप लोग इतना याद रखिएगा। और ऊपर के कुछ नाम थे इनको भी याद रखिएगा, हकीम हुआबा जो भी थे, मुल्ला दो प्याजा। अब देखिए बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन 6 हमारा कहता है कि विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, इसकी स्थापना कब हुई। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के 2 भाई थे, मतलब थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मैं पहले आप लोगों को सब्जेक्टिव कराता हूँ एंड देन आफ्टर एग्जामिनेशन से पहले मैं पहले आपको सब्जेक्टिव का रिवाइज कराता हूँ, फिर आपको ऑब्जेक्टिव कराता हूँ। क्यों, ताकि आप ऑब्जेक्टिव आसानी से डील कर पाओ, कमेंट में फटाफट से बता सकें। तो आज रात 10 बजे से हम लोग ऑब्जेक्टिव की क्लासेस करेंगे, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा क्योंकि कल आपको एग्जामिनेशन देने जाना है। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे, जिसने वो 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। आप इसे विजयनगर नहीं कहिए तो आप कर्नाटक साम्राज्य के नाम से भी जानिएगा। और याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन में एक टर्म्स को पूछा जाता है कि कर्नाटक साम्राज्य की ऐतिहासिक इमारतों का, तो विट्ठल का एक याद रखिएगा, विट्ठल, और एक याद रखिए गोपुरम का संबंध भी पूछा जाता है आपके ऑब्जेक्टिव में। गोपुरम का संबंध किससे है, तो कर्नाटक यानी विजयनगर से। विरूपाक्ष का भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 7 नंबर कहता है, ये सब पूछे जाएंगे क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में, ठीक है। 2 मार्क्स में 5 मार्क्स में यही सब क्वेश्चन आएगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा लिखना होगा, ध्यान रखिएगा। कहता है मीराबाई पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब मीराबाई कौन थी, हम लोग बचपन से जान रहे हैं कि मीराबाई जो थी वो कृष्ण की भक्तिन थी, मतलब भक्ति करती रहती थी, अपने आप कृष्ण को भी क्या करती थी, पति मानती थी। ऐसा नहीं था कि मीराबाई का शादी नहीं हुआ था, मीराबाई का शादी विवाह हो गया था, लेकिन उनके पति मतलब असमय उनका निधन हो चुका था, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, एक वैराग्य जीवन धारण कर लिया था। तो कहता है कि मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेरता के एक गांव कुसली में हुआ था। वह मेरता के राजा रत्न सिंह राठौर की पुत्री थी, मतलब इनके पिता का नाम थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछ देता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में कि मीराबाई के पिता का नाम क्या था। बहुत अजब सा क्वेश्चन पूछता है। उनके पति जो थे भोजराज थे, भोजराज की असमय मृत्यु, मतलब बिना समय के, मतलब अकाल मृत्यु जिसे कहते हैं, तो असमय मृत्यु हो गई थी और मीराबाई विधवा हो गई थी, मतलब उनका सुहाग जो था उजड़ चुका था। बाद में मीराबाई कृष्ण से परिताकात्मक प्रेम करते हुए कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगी, मतलब पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। अब जो भी है मेरे स्वामी हैं, जो भी हैं मेरे कृष्ण हैं, मेरे भगवान जो भी हैं वो कृष्ण ही हैं, इनको मानने लगे। मन को उनके प्यार में क्या हो गई, पागल हो गई। ध्यान रखिएगा, ये कृष्ण के प्यार में पागल हो गई। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कहता है दुबास लोग कौन थे। हालांकि ये क्वेश्चंस मुझे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैंने इस क्वेश्चंस को आपके मतलब एक मॉडल सेट में देखा था, जिसके कारण मैंने इसको लाया यहाँ पे। हो सकता है कारण शायद पूछ दे दुबास लोग कौन थे, क्योंकि हम 8 सेट हम लोग करने वाले हैं आज। 8 सेट में टोटल आपको कराऊंगा, जिसमें से ये क्वेश्चन से भी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा जान लीजिए। दुबास लोग ब्लैक टाउन में रहते थे और स्थानीय भाषा और अंग्रेजी भाषा बोलना जानते थे। मतलब अपना एक तरह से समझिए कि स्थानीय भाषा तो हर कोई बोलना जानता ही है, अंग्रेजी भाषा की बात कर लें तो वो अंग्रेजी भाषा भी बोलना जानते थे।
फिर हम लोग बात कर लें कि वे एजेंट और व्यापारी के रूप में कार्य करते थे और भारतीय समाज और गांवों व्यक्तियों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। वे संपत्ति एकत्र करने के लिए सरकारों को अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते थे। सरकार में अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते थे। सोचते थे कि संपत्ति को इकट्ठा करना है तो हम लोग को क्या करना होगा, सरकार तक पहुंच बनाना भी होगा। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि लखनऊ समझौता क्या क्या महत्व है। तो ध्यान रखिएगा, लखनऊ समझौता आपको पता होगा 1907 में क्या हुआ था कि कांग्रेस का मतलब एक तरह से क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। ध्यान रखिएगा, एक तरह से ऐसा मतलब सूरत अधिवेशन के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। तो उसमें क्या हुआ था कि मतलब बहुत लोग गर्मपंथी नरमपंथी लोग जो थे वो अलग अलग हो चुके थे। तो लखनऊ समझौता एक किया गया और लखनऊ समझौता में क्या किया गया, मुस्लिम लीग था और जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस था दोनों ने क्या किया कि तालमेल किया, आपसी क्या किया, तालमेल किया, जिसका नाम पड़ा लखनऊ समझौता। 1916 में किया गया। ध्यान रखिएगा। तो कहता क्या है यहाँ पे कि लखनऊ समझौता एक अधिवेशन था जो कि लखनऊ में आयोजित किया गया था, जिसके अध्यक्ष का नाम आप लोग याद रखिएगा, अंबिका चरण मजुमदार। मुझे याद है तो मैं बता देता हूँ, अंबिका चरण मुजमदार। ठीक है, लिख नहीं पा रहा हूँ लेकिन बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो कहता है कि यह समझौता दिसंबर 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की आपसी तालमेल को दर्शाता है। और क्या कहता है भाई कि लखनऊ समझौते के अंतर्गत कांग्रेस ने पृथक चुनाव मतलब अलग चुनाव क्षेत्रों को स्वीकार किया समझौतों ने, और कांग्रेस के मध्यम मार्गियों उपग्रंथियों और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया। अब देखिए, कोई भी दो लोग की ही बात कर ले, यहाँ पर तो दो मतलब एक तरह से पार्टी कहिए संगठन कहिए, दो संगठन यहाँ पे क्या करिए, आपसी तालमेल करे। तब दोनों तो कसम खाएगा ही कि हाँ मैं आपकी बातों को मानूंगा, मैं विकास करूंगा। मतलब तो ये बात को आप लोग बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हो, बना कर लिखिएगा। जनरल सा जो बात आप लोग जानते हैं उसको भी लिखिए। तो यहाँ पर यही बात की गई कि जो गर्मपंथी नरमपंथी के जो लोग थे सब क्या हो गए, आपस में एकजुट हो गए। तो ध्यान रखिएगा साथियों, आपस में मतभेद को भुलाकर ये लोग क्या हो गए, आपस में एकजुट हो गए थे। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता हुआ था, ये भी याद रखना है। और दोनों ने एक होकर संघर्ष का निश्चय किया था कि हम लोग स्ट्रगल करेंगे। और कांग्रेस में नरमपंथी गर्मपंथी जो 1907 का फूट हुआ था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आप भारत में रहते हो तो ये जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो मैं बता दूं, हाँ भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय संविधान में हुआ क्या था, जब आज़ादी हुआ ना 1947 में, तो अब पंडित जवाहरलाल नेहरू तो एकदम अब सोच में पड़ गए कि ऐसा क्या किया जाए जिससे हिंदू और मुसलमान अब कहने लगे कि हमको अलग राष्ट्र, मुस्लिम लीग जिन्ना साहब बोले कि अब हमको अलग राष्ट्र का मांग कर दिए। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू बोले कि चलिए भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि हाँ भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन जो 1976 ईस्वी में जोड़ा गया है। मतलब संविधान में कब जोड़ा गया, 42वां संशोधन जब हुआ था 1946 ईस्वी में, तब जोड़ा गया। और राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है साथियों, और न ही राज्य के नागरिकों को कोई धर्म अपनाने की प्रेरणा देता है। मतलब आप कोई धर्म अपना सकते हो, हिंदू हो तो मुसलमान भी बन सकते हैं, मुसलमान है तो आप हिंदू भी बन सकते हैं। ध्यान रखिएगा। और ज़्यादातर जो हिंदू में जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं, लोअर कास्ट के लोग ध्यान रखिएगा, वो क्या करते हैं, आप जैन धर्म में बौद्ध धर्म को सिख धर्म को अपना ही लेते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसा देखा गया है, मतलब हमारे राज्य में तो नहीं बट दूसरे राज्यों में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे बात की जाती है कि वह सभी धर्मों का आदर करता है तथा नागरिकों को भी अपने अनिच्छा अनुसार धर्म को मनाने की स्वतंत्रता है। आप कोई भी धर्म मान सकते हो। मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको याद रहे वो लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कहता हूँ कि जो मैं बताऊँ वही लिखिए, मैं तो केवल एक तरह से छोटा छोटा कंसेप्ट देता हूँ एग्जामिनेशन के लिए। ना तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन सहित पढ़ा रहा हूँ ना कुछ, जितना मैंने आंसर लिखा है उसी को मैं केवल बताते चलता हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई हो, और 100% आज रात की 9 बजे वाली क्लास आप लोग कीजिएगा सब्जेक्टिव वाली, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उस क्लास में हम लोग जितने भी एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चंस रहेंगे उसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे, ऑर्डरली भड़वली तरीके से हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और फिर हम लोग एग्जाम देने आप लोग चले जाइएगा। 100 में 100 गारंटी दूंगा कि 100 में 100% आप बना कर आएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या वो सब्जेक्टिव हो। तो टेक केयर ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेट टू वीडियो बस तुरंत आधे घंटे बाद दे रहा हूँ।